बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम बशीर है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे PSRD इदारा बहाली मज़ूरा में काम करता हूँ और इसके साथ साथ KKT पाकिस्तान में मैं चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये मौजू बहुत अहम मौजू है इस हवाले से कि आप सब जानते हैं कि कमर और गर्दन दर्द के मसाइल हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। सिर्फ बूढ़े लोगों में नहीं बल्कि नौजवान लोगों में और बच्चों में भी अब कमर दर्द और गर्दन दर्द के मसाइल बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे ये मसला सामने आ रहा है, मेडिकल फील्ड में इस मसले के हल के लिए बहुत सारे नए तरीक़ा इलाज भी मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। एक पेशेंट के तौर पे ये बहुत मुश्किल होता है कि जब वो किसी ऐसे मसले में दो चार हो जिसके बहुत सारे हल हैं, तो उसको ये फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है कि वो कौन से हल को अपनाए। लिहाजा अगर हमें इन मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज के बारे में आगाही हो तो हमारे लिए फ़ैसला करना आसान होता है। तो मेरी आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद पेशेंट एजुकेशन है, जिसमें मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ जो नए तरीक़ा इलाज, स्पेशली जो ऐसे तरीक़ा इलाज हैं जो बग़ैर ऑपरेशन के किए जा सकते हैं, उनके हवाले से आपको आगाही दूंगा कि ये क्या नए नए तरीक़ा इलाज हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या तवक्को लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस के हवाले से। कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस एक ख़ास तरीक़ा इलाज है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से झटके देकर मैनिपुलेशंस की जाती हैं और रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट को सही किया जाता है। ये तरीक़ा इलाज जो है, इसकी एक बाकायदा डिग्री या क्वालिफ़िकेशन, एक सर्टिफिकेशन होती है जो दुनिया के बाज़ ममालिक के अंदर करवाई जाती है। पाकिस्तान में ये सर्टिफिकेशन बहरहाल मौजूद नहीं है। कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस का जो तरीक़ा इलाज है, इसमें जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि इसमें रीढ़ की हड्डी को ख़ास पोस्चर्स के अंदर पेशेंट को लटा के या बिठा के झटके दिए जाते हैं और उसके साथ उसकी स्पाइन को रीअलाइन किया जाता है। स्पाइन की अलाइनमेंट को सही करने के नतीजे में बाज़ पेशेंट्स में इमीडिएट रिलीफ मिलता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है और उसकी शिद्दत कैसी है। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है और शिद्दत ज़्यादा नहीं है तो आप चंद सेशंस के अंदर काफ़ी बेहतर महसूस कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ पेशेंट्स को कई कई साल तक बाकायदगी से ये मैनिपुलेशंस करवानी पड़ती हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो क्योंकि ये एक ब्लंट प्रोसीजर होता है, इसमें झटके दिए जाते हैं, लिहाजा इसके साथ मुख्तलिफ़ नुकसान होने का भी इख्तिमाल है। जो लिटरेचर में इसके मुख्तलिफ़ नुकसान के हवाले से बात की गई है, उसके अंदर फॉलेज का अटैक होना, उसके अंदर मोरे का फ्रैक्चर होना, इस हद तक ख़तरनाक मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अगर आपका मुआलिज मुस्तनद है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और अगर मुआलिज आपका अपनी महारत में मुस्तनद नहीं है तो ऐसी सूरत के अंदर नुकसान होने का भी इख्तिमाल है। जो दूसरी चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे वो फ़िज़ियोथेरेपी है। फ़िज़ियोथेरेपी एक पुराना तरीक़ा इलाज है जिससे ज़्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में वाकिफ़ हैं। फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली पेशेंट्स के कमर, गर्दन, इनके पट्ठों की मजबूती और स्ट्रेचिंग के ऊपर काम करती है। फ़िज़ियोथेरेपी में मुख्तलिफ़ मोडालिटीज़ को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मशीनें क्योंकि दूसरे इलाजों में भी अब इस्तेमाल की जा रही हैं, लिहाजा उनके हवाले से मैं उस इलाज के साथ गुफ्तगू करूँगा। मगर फ़िज़ियोथेरेपी के ऊपर अगर मेन फोकस्ड बात की जाए तो इसका बुनियादी मकसद आपके वो पट्ठे जो खिंचे हुए हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाना और जो पट्ठे कमज़ोर हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाना या मजबूत करना इसका मकसद है। ये मुख्तलिफ़ वर्जिशों के ज़रिए करवाया जाता है, जो कुछ मरीज़ ख़ुद भी वर्जिश करते हैं और कुछ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो उनको मुख्तलिफ़ मैनिपुलेशंस करवा के और वर्जिशें सिखा के उनके मसले में उनको हेल्प करते हैं। अगेन फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मतलब ये कि इसके अंदर जो डिस्क डैमेज हो चुकी है उसका कोई हल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो मरीज़ को अलामात आ रही हैं उन अलामात को बेहतर करने के लिए कोशिश की जाती है। दूसरा, ये इलाज भी प्रैक्टिशनर डिपेंडेंट है, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका मुआलिज कितना मुस्तनद और कितना महारत वाला है। अगर वो माहिर है तो आपको उससे फ़ायदा होगा, और अगर वो माहिर नहीं तो ऐसी सूरत में फ़ायदा ना होने या नुकसान होने का भी इख्तिमाल हो सकता है।
अब हम जिस तरीका इलाज की बात करेंगे वो है डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन का लफ्ज़ दो तरह के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक है सर्जिकल डीकम्प्रेशन और एक है कंजर्वेटिव डीकम्प्रेशन। सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑपरेशन के ज़रिए हराम मगज़ या किसी नाड़ पे आए हुए दबाव को हटाना है। क्योंकि हमारा आज का मौजू जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट्स हैं, तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू फोकस करूँगा कंजर्वेटिव डीकम्प्रेशन के ऊपर। कंजर्वेटिव डीकम्प्रेशन बुनियादी तौर पे फिजियो की एक तरीका इलाज जिसे स्ट्रेचिंग कहते हैं या ट्रैक्शन कहते हैं, उसकी एक एडवांस फॉर्म है। ट्रैक्शन जो है वो खिंचाव देने को कहा जाता है। तो मोरों के दरमियान नरम हड्डी जो है जिसे डिस्क कहा जाता है, उनके प्रॉब्लम्स में मरीज़ को खिंचाव दिया जाता है। बहुत पुराने वक्तों से ये खिंचाव देने का तरीका जो है वो राइज है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये खिंचाव दिया जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए ख़ास तरह की मशीन्स तैयार की गई हैं। डीकम्प्रेशन मशीन्स जो हैं इसके ऊपर मरीज़ को बांध कर उसके मोरों को खिंचाव दिया जाता है। डीकम्प्रेशन मशीन में और आम खिंचाव में फ़र्क ये है कि डीकम्प्रेशन मशीन्स मुसलसल एक सा खिंचाव नहीं देती, बल्कि ये कभी खींचती हैं और कभी ढीला करती हैं और फिर खींचती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जब खिंचाव दिया जाता है तो मसल्स जो हैं, जो पट्टे हैं, वो रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन में ना चले जाएं, अचानक से अकड़ाव में ना आ जाएं और खिंचाव जो है उसके रास्ते में रुकावट ना पैदा करें। जो रवायती खिंचाव का तरीका था उसमें जब खिंचाव दिया जाता था तो पट्टे जो हैं वो स्टिफ हो जाते थे और खिंचाव जो है उसके रास्ते में रुकावट पैदा करते थे। डीकम्प्रेशन डिवाइसेस जो हैं वो इस मसले को हल करने के लिए बनाई गई हैं। पेशेंट्स में अगर एक लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम हो तो उन मरीज़ों के अंदर डीकम्प्रेशन से बाज़ लोगों को फ़ायदा होता है, मगर हर मरीज़ को डीकम्प्रेशन से फ़ायदा नहीं होता। अक्सर डीकम्प्रेशन के असरात टेम्परेरी होते हैं। डीकम्प्रेशन में जो बेसिक फ़िलासफ़ी है वो ये है कि मोरों को खिंचाव दिया जाए जिसके नतीजे में नरम हड्डी वापस अपनी जगह पे चली जाए, जो कि प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। डीकम्प्रेशन डिवाइसेस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मेन मसला ये है कि बाज़ औक़ात खिंचाव देने के दौरान मसल स्ट्रेच होने से उनमें स्ट्रेन आ सकती है, मरीज़ को वक्ती तौर पे दर्द बढ़ सकता है, और दूसरा कुछ लोगों में शायद इस इलाज से कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। अब हम जिस इलाज के हवाले से बात करेंगे वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट भी दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है, एक है सर्जिकल लेज़र डिस्केक्टमी और एक है कंजर्वेटिव लेज़र ट्रीटमेंट। सर्जिकल लेज़र ट्रीटमेंट में जैसा कि हमने पहले भी बात की, ऑपरेट किया जाता है और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के ज़रिए लेज़र इस्तेमाल करते हुए डिस्क को वहाँ से हटाया जाता है जहाँ पे वो नाड़ को दबा रही होती है। क्योंकि हमारे आज का मौजू बुनियादी तौर पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स को गुफ्तगू करना है, इसलिए हम फोकस करेंगे कंजर्वेटिव लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर। जो कंजर्वेटिव लेज़र ट्रीटमेंट है इसमें ख़ास तरह की वेवलेंथ्स के ऊपर रोशनी की लहरों को इस्तेमाल किया जाता है। ये रोशनी की लहरें जब इंसानी जिस्म में डैमेज एरियाज़ में जाती हैं तो वहाँ पे जो असाबी नाड़ें हैं उनसे ये ख़ास तरह के केमिकल जिन्हें एंडोर्फिन कहते हैं और ब्रेडिकाइनेंस कहते हैं, उनकी पैदावार बढ़ाती हैं। एंडोर्फिन्स बुनियादी तौर पे हमारे अपने जिस्म के पेन किलर्स हैं। तो ये तरीका इलाज जो है, इस तरीका इलाज से भी बुनियादी तौर पे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, जिसमें आपकी दर्द छुप जाती है, मगर जिस वजह से वो तकलीफ़ है वो बहरहाल अपनी जगह पे रहती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट भी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे KKT के तरीका इलाज के हवाले से। इस तरीका इलाज में मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो आवाज़ की लहरें पैदा करती हैं। ये आवाज़ की लहरें दो काम करती हैं। नंबर एक, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को अलाइनमेंट को सही करती हैं, जिससे उसके ऊपर जो आने वाली मैकेनिकल फोर्सेस हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। मोरों के जो दबाव हैं डिस्कों पर और असाबी नाड़ों पे वो हमवार हो जाते हैं। ये ख़ास लहरें ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ पे पैदा की जाती हैं जो जिस्म में हमारे जीन्स को मुतहरक करती हैं और ख़ास तरह की प्रोटीन्स जैसे एग्रीकैन, वर्सिकैन, बिग्लिकैन और कोलेजन, जो डिस्क की मुरम्मत के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, उन प्रोटीन्स की पैदावार बढ़ाती हैं।
इस इलाज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ इस्तेमाल की जाती हैं वो 8 से 110 हर्ट्ज़ हैं, और हमारी क़ुव्वत समात के लिए जो फ्रीक्वेंसीज़ इस्तेमाल की जाती हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ हैं। सो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसीज़ हमारे ऑडिबल रेंज या क़ुव्वत समात के दरमियान में आती हैं, और इस वजह से इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इस इलाज के ज़रिए ना सिर्फ पेशेंट की अलाइनमेंट को सही किया जा सकता है, बल्कि एट द सेम टाइम प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाकर मरीज़ के डैमेज टिश्यू की हीलिंग भी की जा सकती है। लिहाजा इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं बल्कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी साबित हो सकता है।